महाविद्यालय बोध गीत, इस महाविद्यालय के बोध गीत के लिए मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी यहाँ पे। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। नानागम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबे ना मझधारों में, साहस का स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना जनता नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति का मोदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। मेरे माड़ों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। इस सुंदर गीत की प्रस्तुति के बाद
मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति, मैं उनको अपने संबोधन के लिए यहाँ आग्रह करूंगी कि आप आए। और धन्यवाद डॉक्टर पद्मजा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की यशस्वी, गतिशील और संवेदनशील कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ जिनको मैंने बारी बारी से सुना, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर सुगन कुमार पौडेल जी, डॉक्टर सुबेद शुक्ल जी, श्री नारायण प्रसाद ढकाल जी। चर्चा के क्रम में मैंने हर्ष जी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अत्यंत सनसनीय और डॉक्टर अमित उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत विवरण अत्यंत सारगर्भित मैंने सुना और प्रदीप जी के स्वागत भाषण को भी। आप सबके साथ ही विशेष रूप से जिन बच्चियों ने संकल्प गीत और बोध गीत सुनाया, वे सभी सम्मुख बैठे हुए श्री भागवत ढकाल जी सहित नेपाल से पधारे हुए विद्वत समाज के सभी सम्मानित सदस्य, हम सभी के बंधु बांधव, इस महाविद्यालय के सभी तेजस्वी और ओजस्वी शिक्षकगण, शिक्षिकागण, आगत अतिथिगण, इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी जिज्ञासु अध्येतागण और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने संस्कृत की बहुत सारी अच्छी बातें सुनी, इसलिए अपनी बात भी उसी से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला कार्चा करतारो वंदे वाणी विनायको। मंगल करने वाले मंगला नाम च करतारो मां सरस्वती और गणेश जी को नमन। यहाँ नेपाल से पधारे आप सभी को कुछ जो एक एक पक्ष आए उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए, यहाँ मंचस्थ नेपाल से पधारे सभी विशिष्ट अतिथिगण जो कल थे उनके लिए भी, जो आज दिखलाई दे रहे हैं उनके लिए भी भाषा की दृश्य मां तपाई लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। तीन दिवसीय संगोष्ठी के लिए आज पूर्णता का दिन है। बहुधा मैं समापन शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि कोई भी अकादमिक कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए कार्यक्रमों की पूर्णता होती है और यह क्रम चलता रहता है। हमको पूरा विश्वास है कि प्रदीप जी आगे से इसी क्रम को बढ़ाएंगे। हाँ, तो इसलिए समारोह और पूर्णता इस रूप में हम लोग इसको देखते रहेंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं इसका ध्यान रखेंगे कि अकादमिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। भारत नेपाल के संबंध और विशेषकर सांस्कृतिक संदर्भों में आरंभ से ही विचारणीय रहे हैं और हमेशा से विमर्श के विषय रहे हैं। हम जब यहाँ श्री भागवत ढकाल जी को देख रहे थे तो पिछली नेपाल यात्रा को भी हम ध्यान में रख रहे थे, जिस समय हमारे साथ हमारे जानने वाले मणिपुर से एक अधिकारी जी वहां संघ में हैं, वो हमारे साथ साथ थे। तो बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई। एक चिंता कि क्या भारत बड़ा देश होने के नाते नेपाल पर अच्छी दृष्टि नहीं रखता। आप सभी से जाने कि कोई भी व्यक्ति, व्यवस्था अथवा देश कभी अपने कवच पर हाथ नहीं डालता। नेपाल तो हमारा कवच है, हमारा शीर्ष आप नक्शे में देखिए दाहिने तरफ, तो उससे जुड़ा हुआ है। हम सभी नेपाल को अपना कवच मानते हैं।
नेपाल के साथ जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं इसको कई नाम दिए जाते हैं और सांस्कृतिक रिश्तों में 3 बातें मायने रखती हैं। पहला मित्रता का, दूसरा बंधुता का और तीसरा पारिवारिकता का। केवल 2 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनके बीच में तीनों संबंध हैं। हम मित्र भी हैं, बंधु भी हैं और पारिवारिक जन भी हैं। इसलिए हर व्यवस्था में कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो गति को बाधित करती हैं। भारत नेपाल संबंधों की जो सघनता है इस पर ग्रहण लगाने के लिए कुछ शक्तियां काम करती हैं, लेकिन वो काम करती हैं और तिरोहित हो जाती हैं। उसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत नेपाल के संबंध भाव और भावना में निहित है, केवल शब्दों में निहित नहीं। और इसीलिए हम सभी एक दूसरे को एक दूसरे जैसा ही मानते हैं। अपने से अलग हटकर न मानते हैं, न सोचते हैं, न कभी सोच सकते हैं। भारत की जो विदेश नीति है, विशेष करके मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए कि शुरुआती यात्रा नेपाल से शुरू हुई और एक उनका उद्घोष था नेबर फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पड़ोसी। अगर पड़ोस सुव्यवस्थित है तो एक राष्ट्र की विकास यात्रा बहुत तेज हो जाती है। और इसी क्रम में हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं। सार्क को भी सफल, संपन्न और समर्थ बनाने की भारत द्वारा कोशिश होती है, लेकिन सार्क में एक सदस्य ऐसे भी हैं जो संशय की बुनियाद पर खड़े हैं। तो संशय का आसान निवारण नहीं होता। संशय एक राष्ट्र के जीवन में घुन की तरह काम करता है, और जिस राष्ट्र की नीति संशय पर नहीं टिकी होती वह क्रमशः संपन्न और समर्थ होता चला जाता है। मैं उस राष्ट्र का नाम भी नहीं लेता। एक और राष्ट्र हमारे पड़ोस में है जिनको लेकर के नेपाल के संदर्भ में भारत की चिंताएं रहती हैं, वह भी नाम लेने योग्य नहीं है, क्योंकि अदृश्य विषयों के माध्यम से पूरी मानवता को आक्रांत करने का जो देश प्रयास करे उसका नाम भी नहीं लेना। भारत नेपाल के जो संबंध हैं सांस्कृतिक संदर्भों में, संस्कृत में जीवन के जितने शुभ तत्व हैं वह सब निहित होते हैं। इसलिए संस्कृत का अभिव्यक्तिकरण पर्व, उत्सव, त्योहार और संस्कार के माध्यम से होते हैं। हमारे देश के जितने पर्व हैं वह सभी पर्व नेपाल के भी हैं। हमारे देश में जितने उत्सव मनाए जाते हैं सब नेपाल में भी मनाए जाते हैं। हमारे देश में जितने त्योहार होते हैं सब नेपाल में भी होते हैं। हमारी जीवन यात्रा में जितने संस्कार हैं सब नेपाल में भी होते हैं, क्योंकि सनातनता के बीज, मूल मंत्र, सुक्ति और सूत्र सब दोनों देशों में एक जैसे हैं। इसलिए भारत और नेपाल के संबंध अन्योन्याश्रित कहे जाते हैं, एक दूसरे पर अवलंबित और एक दूसरे के द्वारा समर्थित। हम लोग चर्चा में जनजातीय प्रसंग को भी लेकर के आए। एक जनजाति है थारू, जो भारत और नेपाल दोनों के बीच में समान मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में रहती है। इनके पास परंपरागत ज्ञान की अथाह थाती है, उससे भी हम लोग अनुप्राणित होते रहते हैं। कभी कभी हम लोग भ्रम पाल लेते हैं कि जनजातीय लोगों को हम सिखा सकते हैं, ये हमारा भ्रम है। आज का दौर ऐसा है कि हम जनजातीय लोगों से सीखते हैं और सीखना चाहिए। उनके पास परंपरागत ज्ञान की जो निधि है, शायद जिन्हें हम विकसित समाज कहते हैं, उनके पास नहीं है। सहजता जीवन का सबसे बड़ा गुण है। उदात्त होना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। सरल होना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यह गुण जनजातीय समुदाय का, इसलिए हम उनसे सीखते हैं, अनुप्राणित होते हैं। भारत नेपाल के संबंधों में हमारे अकादमिक विमर्श के साथ ही साथ आध्यात्मिक विमर्श भी आते हैं, और आध्यात्मिक विमर्श की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम फिर अपनी सनातन मान्यता के जो मूल्य हैं और उच्च हैं, शिखर बिंदु, उस पर चर्चा करते हैं। अभी भगवान राम लला के रूप में अपने धाम में प्रतिष्ठित हुए। पहले से है वो तो कण कण में है, सर्वत्र है। मूर्तिमान स्वरूप में राम लला का विग्रह फिर से प्राण प्रतिष्ठित हुआ।
हम जानते हैं कि जनकपुरी सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक की यात्रा कितनी सरस और सघन होती, इसलिए यह संबंध तो कोई छुड़ा नहीं सकता। इसे क्रमशः घनिष्ठ ही होते जाना है और इस घनिष्ठता में संस्कृति के 3 बायस बनते हैं, कला, गला और भला। जितनी प्रकार की कलाएं हैं, कभी हम शिल्प के माध्यम से, स्थापत्य के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से, अवर संरचना के माध्यम से देखते हैं। दूसरा, गायन के माध्यम से, जो लोक गीत हैं, लोक कलाएं हैं, चित्रकारी है, इसके माध्यम से, लोक मंचन है, हम उसके माध्यम से देखते हैं। और भला तो दोनों देशों का स्वभाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम केवल वैयक्तिक सुख की कामना नहीं करते, हम सबके सुख की कामना करते हैं। सबका सुख और सबका शुभ, यह भारत और नेपाल का ध्येय है। इसलिए हमारे मंत्र में हम सहजीविता की बात करते हैं, हम वानस्पतिक जगत की भी बात करते हैं, वनस्पति शांति की बात करते हैं। ये हमारा स्वभाव है दोनों देशों का एक जैसा। इसीलिए हम निरंतर आध्यात्मिक यात्रा भी साथ साथ करते हैं। क्या भारत कभी काली गंडकी से प्राप्त शालिग्राम अयोध्या में विराजमान राम की आभा से बाहर अपने को सोच सकता? क्या नेपाल में जो शालिग्राम जी हैं, उनकी आभा, महिमा, छत्र छाया से कोई बाहर जा सकता है? क्या केदारनाथ से पशुपतिनाथ तक की यात्रा कभी विच्छिन्न हो सकती है? अविच्छिन्न यात्रा है। क्या कभी गुहेश्वरी और मनोकामना देवी के प्रताप से हम मुक्त होने की बात सोच सकते हैं? हमारा सारा शुभ उसी में निहित है। हमारे धार्मिक केंद्र एक जैसे हैं और सब परस्पर जुड़े हुए हैं। यह हमारी संस्कृति ऐसा मानकर चलती है और संस्कृति इसीलिए 2 देशों को जब जोड़ती है तो कोई कुप्रवृत्ति उसे तोड़ नहीं सकती। भारत नेपाल के संबंध इस तरह के हैं। कभी कभी राजनीतिक आरोह और अवरोह की प्रक्रिया में संबंधों की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन पुनः जब चेतना आती है तो अगति पहले की तरह चलने। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उपक्रम आरंभ किया, उसका प्रभाव दिखता। इस क्रम में हमें एक चीज और भी याद रखना है। हम लोग जहां पर हैं और जिस संस्था में बैठे हैं, हम आप सभी जानते हैं कि हमारे गोरखपुर में भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव होता है जिसे खिचड़ी कहते हैं। पहली खिचड़ी कहां से आती है? नेपाल से। इतना प्रगाढ़ संबंध हम लोगों का है। आज के दौर में भारत की जो नीति है नेपाल के प्रति, वह कनेक्टिविटी बढ़ाने की है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ऊर्जा के जो साधन हैं उन्हें तेजी से विकसित और संपन्न करने की है। जल ऊर्जा, सेकेंड वाटर रिसोर्स नेपाल के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा। उससे जल विद्युत परियोजना में भारत की ओर से बहुत ज्यादा सहयोग किया जा रहा है। वाणिज्य और व्यापार के साथ ही हम औद्योगिक आस्थान नेपाल में विकसित हों, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक आरंभ वाक्य है जो सामने हमारे लिखा हुआ है, जड़ से जगत तक पहुंचने का विधान, आधार से आकाश तक पहुंचने का विधान और अतीत से अधुनातन तक पहुंचने का विधान। इस विषय में अतीत से और अधुनातन वर्तमान तक की यात्रा पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे संबंध के, हम भारत नेपाल को केवल संधिगत संबंधों में नहीं रखते, हम इसे स्वभावगत संबंधों में रखते हैं, संस्कारगत संबंधों में रखते हैं। इसलिए इन दोनों देशों के बीच अबाध यात्रा होती है। आवश्यकता है कि हमारे देश के युवा और नेपाल के युवा एक दूसरे को बहुत अधिक जाने, पहचाने और समझे। हमें विधिवत ज्ञात है कि यहाँ से बहुधा हम लोग भैरवा और बुटवल तक जाते हैं सप्ताहांत में, और वहां के हमारे मित्र बंधु बांधव गोरखपुर बहुधा आते रहते हैं। इकलौता देश भारत
जहां नेपाल के हमारे युवाओं को हमारी रक्षा में खड़े होने का अधिकार भी है और ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमारा भारत सहयोगी देश हमारी रक्षा के लिए भी संकल्पित है। इसलिए हमारे संबंध तो बहुआयामी संबंधों को सुरक्षित बनाने का काम संस्कृति करती है। जैसे हमारी मनुष्यता को बनाए रखने का काम हमारी संस्कृति करती है। वह देश महत्वपूर्ण होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न होता है। पश्चिम में सांस्कृतिक टकराव की बात की जाती है। हम उस देश के हैं जहां सांस्कृतिक सद्भाव की बात की जाती है और यह संस्कृति कहां कहां से निःसृत होती है। कहीं लुम्बिनी से निःसृत होती है, कहीं काठमांडू से निःसृत होती है, कहीं अयोध्या से निःसृत होती है, कहीं मथुरा से निःसृत होती है और कहीं काशी से निःसृत होती है। ये पंच धाराएं हैं, यह भारत नेपाल को निरंतर आप्लावित करती रहती हैं अपनी शक्ति से, तेज से। जहां ऐसी शक्ति हो, ऐसा तेज हो, वहां दो देश मिलकर आगे बढ़ते। इसलिए हमारे देश की विदेश नीति के जो 5 आधारभूत स्तंभ हैं, उसमें पहला ही हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं। नेपाल की संप्रभुता हमारे लिए गर्व का विषय है और हमारी नीति का पहला तत्व है। इसलिए नेपाल तो हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्र है और यह नेपाल के सभी भाई बंधुओं को समझता है। और ऐसा इसलिए भी है कि हमारी अकादमिक उन्नति के बहुत सारे केंद्र नेपाल में ही हैं। जो वैदिक संस्कृति और वैदिक साहित्य की आजकल हम लोग चर्चा करते हैं। मैं गया था श्री भागवत ढकाल जी की संस्था में, वहां जितनी चर्चा हुई हमारे वैदिक ग्रंथों की और विशेष करके ज्योतिष की, ज्योतिष पर बहुत ज्यादा काम नेपाल में हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहल हमारे प्रदीप जी ने किया है, यह पहल अब विस्तार लेगी और देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को आमंत्रण है, अपनी सुविधा और समय बता दें, हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से सब जगह होना चाहिए और अब पूरी दुनिया जानेगी कि पंचांग के माध्यम से हम विश्व व्यवस्था को कैसे नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं, कैसे मनुष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और एक सुव्यवस्थित पथ पर चलने का संदेश दे सकते हैं। मंत्र की ताकत क्या है अब हम पुनः बता सकते हैं। कल युग में केवल कल पुर्जों पर हम भरोसा करने लगे। हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने लगे। लेकिन जब भारत नेपाल के अकादमिक संस्थान इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर नैसर्गिक बुद्धिमत्ता कितनी ज्यादा प्रभावी है और कितनी ज्यादा प्रामाणिक है। नैसर्गिक बुद्धिमत्ता कल और छल को स्थान नहीं देती और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वह डीप फेक जैसे विषय लेकर के आती है और ऐसे में मीडिया की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सतर्क करते रहते हैं। आज पुनः आवश्यकता है कि हम अपने को पहचाने, अपनों को पहचाने और अपनों में जाने और माने। ऐसा करके यह जो विषय है इसे और भी सार्थक बना सकते हैं। मैं रिपोर्ट सुन रहा था डॉक्टर अमित के द्वारा, कितने महत्वपूर्ण विमर्श यहाँ हुए, कितने गूढ़ विषयों पर यहाँ पर चर्चाएं हुई। मैंने हर जी का प्रतिवेदन भी सुना। मुझे पूरा विश्वास है यह गति निरंतर चलती रहे। हमारा तो सिद्धांत ही चरे बीती चरे बीती। अंत में आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। मेरे आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। यात्राएं 3 कारणों से होती हैं, जिसका उल्लेख शुरू में प्रदीप जी ने किया, मेरे बहुत प्रिय हैं। या तो कभी प्रभाव में यात्रा की जाती है, कभी दबाव में यात्रा की जाती है, लेकिन यात्रा वह होती है जो लगाव में की जाती है। प्रदीप जी से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। आज के दौर में एक बात इनके लिए मैं कहूंगा, मेरे अकादमिक उन्नयन में बहुत बड़े शुभाकांक्षी और सहयोगी रहे हैं डॉक्टर प्रदीप जी। जब मुझे यह दायित्व मिला
ये पहले व्यक्ति से जिनसे मैंने अपनी एक बात कही कि प्रदीप जी मैं आपको अपने यहाँ ले चलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ का आप स्वयं तय कर लीजिए कि यहाँ के दायित्व में और जो आप सोच रहे हैं बेहतर क्या है। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा यह जो कार्य है बहुत बड़ा है, पूरे समाज के लिए है, हमारे हिंदू समाज के लिए भी। और उस दिन से मुझे इतना ज्यादा प्रिय हो गए कि छोटे छोटे पद के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं और बहुत बड़ा पद इन्होंने लोक कल्याण के लिए छोड़ा। उससे हमारे मन में इनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। और यद्यपि मेरे कहे से एक बार ये वहां तक पहुंचे और वही लगाव के कारण उस समय उनके पास शायद समय भी नहीं था, लेकिन आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्हें आते रहना है। इसलिए जब कोई बुलाए तो एक बार सोचना पड़ता है, जब प्रदीप जी कह देते आना ही है तो फिर ना नहीं होता, इसलिए आना हुआ। मेरे बहुत आत्मीय है, बहुतों के तो है ही, लेकिन मेरे बहुत आत्मीय हैं। मैं जहां पर हूँ मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यहाँ के प्रभाव का सुफल है, माननीय योगी जी के प्रभाव का सुफल है। तो आज भारत नेपाल संबंधों में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों के योगदान का भी हम ध्यान रखें और उनके संदेश का हम ध्यान रखें। जैसे जय भारत जय नेपाल हमेशा हमको। एक बार पुनः बहुत अच्छे आयोजन के लिए डॉक्टर प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और नेपाल से आए हुए मेरे बंधु बांधव आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की ओर से भी बहुत